उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। कायदे तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अच्छा, कल कुछ पार्टिसिपेंट के मुझे मैसेज आए थे कि उनके पास कोई पैकेज और QC शायद इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो काइंडली अगर आप यहाँ पे हैं अभी तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। काइंडली किसी के पास प्रीवियस क्लास में कोई इशू या मैसेज वार्निंग मैसेज या एरर शो हो रहा है तो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने स्क्रीन अलाउ की है। मुझे एक्चुअली नाम नहीं उनका याद आ रहा है, लेकिन अगर वो यहाँ पे हैं अभी ज्वाइन किया हुआ उन्होंने तो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके। चलें, बाद में देखते हैं। मैं भी नहीं जानना किया। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है फोर लेकिन अब हम एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। चलिए, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम आर के कुछ बेसिक सीखेंगे। इसकी मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, बल्कि स्टार्ट में भी मैंने आपको शायद एग्जांपल दी हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लुकमान अहमद साहब हैं। लुकमान अहमद साहब जो हैं, फर्ज करें कि काइंडली कैमरा किसी का आना क्लोज कर लें। कैमरा किसी पार्टिसिपेंट का ऑन है, काइंडली को क्लोज कर लीजिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि लुकमान अहमद साहब हैं। अब ये एक कार लेते हैं, नहीं इनको ड्राइविंग नहीं आती। पहले फर्ज कर लेते हैं इनको ड्राइविंग नहीं आती। एक कार ले लेते हैं और उनका पर्पस क्या है। इनका पर्पस ये है कि उन्होंने घर से ना यूनिवर्सिटी जाना है ड्राइव करके जाना, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी से वापस आ जाना। इनका पर्पस ये। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताएं। इन्होंने गाड़ी ली, इनका पर्पस क्या है, ड्राइव करना यानी सफ़र करना। तो लुकमान अहमद साहब गाड़ी की ड्राइविंग सीखेंगे या इंजीनियरिंग सीखेंगे। ये आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा। लुकमान अहमद साहब ने गाड़ी ली है, तो अब ये गाड़ी की इंजीनियरिंग सीखेंगे कि ड्राइविंग सीखेंगे। इनका पर्पस क्या है, सफ़र करना। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो ये लुकमान अहमद साहब ड्राइविंग सीखेंगे या इंजीनियरिंग सीखेंगे। मेरी आवाज़ वहाँ पार्टिसिपेंट को आ रही है। जी लुकमान अहमद साहब, आप ड्राइविंग सीखेंगे या फिर इंजीनियरिंग सीखेंगे गाड़ी। ड्राइविंग सीखेंगे, ठीक है। अभी देखें, आप भी आपने आर प्रोग्रामिंग बाय कर ली है। आपका पर्पस क्या है, डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है। आपने डाटा को एनालाइज करना है और उसको विजुअलाइज करना है।
ओके, यानी ये ड्राइविंग सीखेंगे ना। इसी तरह अब आपने आर बाय कर लिया। अब आर में भी दो ऑप्शन है। नंबर वन, एक है कोडिंग को रन करना, और दूसरा है कोडिंग बनाना, कोडिंग डेवलप करना। अब यहाँ पे हमारा जो पर्पस है ना वो ये है डाटा एनालिसिस करना। जिस तरह हमारा जब गाड़ी ली तो हमारा पर्पस था कि हमें सफ़र करना है, तो सफ़र करने के लिए हमें क्या सूट करता है कि हम उसकी ड्राइविंग सीखें। इसी तरह आर के ऊपर दो ऑप्शन हैं। एक तो आप कोडिंग को यानी गाड़ी को चलाना सीखें, दूसरा कोडिंग करना सीखें। अगर तो आप डाटा एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो आपको कोड रन करना सीखें। जिस तरह गाड़ी आपको बनी बनाई मिल गई है ना, आपने गाड़ी को बनाना नहीं है। जब आपने देखा ना सफ़र के लिए आपने गाड़ी लेनी है तो आपका पर्पस क्या है, गाड़ी को बाई करना है और उसकी ड्राइविंग सीखनी है। सेम इसी तरह आर के ऊपर जब आपने वर्क करना है तो आपका पर्पस क्या है, डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन। तो डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए आपको आपको क्या रिक्वायर्ड है, कोडिंग को रन करना सीखना है आपने गाड़ी बनाना नहीं सीखनी। ये चीज़ जहन से निकाल दें, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि हम कोडिंग करना सीख रहे हैं। एक्चुअली कोडिंग करना हमारा काम नहीं है। जिस तरह गाड़ी बनाना हमारा काम नहीं है ना, वो इंजीनियर्स का काम है। उसको डिजाइन करना मैकेनिक्स का काम है, उसके ऊपर वर्क करना। ड्राइवर का काम है गाड़ी को ड्राइव करना। इसी तरह ये जो आर के ऊपर हम आएंगे ना, आर के ऊपर डाटा एनालिसिस करना और विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें कोडिंग रन करना सीखना है। तो रन करने के लिए हमें हमारे पास चार स्किल होनी चाहिए: रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड जनरेटिंग। ठीक है। लेकिन अगर आप कोडिंग सीखना चाह रहे हैं, पहली तो बात है कि अगर आप डाटा एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो कोडिंग सीखना हमारा पर्पस नहीं है। जिस तरह आप गाड़ी पे सफ़र करना चाह रहे हैं ना, तो गाड़ी की इंजीनियरिंग सीखना हमारा पर्पस नहीं है। इसी तरह आर के ऊपर जब आप वर्क कर रहे हैं डाटा एनालिसिस के लिए, तो आर की कोडिंग सीखना हमारा काम नहीं है। जिस तरह मार्केट में गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, आपने गाड़ी को बाई करना है और उसको चलाना है। आपने अगर पर्पस हो जी सफ़र करना है, तो आप गाड़ी घर में बनाने नहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है गाड़ी को बनाना। इसी तरह ये कोड डेवलप करना ये हमारा काम नहीं है। कोड डेवलप करना हमारा काम नहीं है। हमने डेवलप हुए कोड को यूज करना। जिस तरह गाड़ी, हमने गाड़ी बनानी नहीं है, हमने गाड़ी को चलाना है और अपनी मंजिल पे जाना है। इसी तरह आर के ऊपर हमने कोड को बनाना नहीं है। ये बनाना हमारा काम नहीं है, वो डेवलपर का काम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम है। हमारा काम क्या है, हमें गाड़ी बनी बनाई मिल गई है, उसको चलाना हमने सीखना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा, सॉरी, कोरिलेशन एनालिसिस। तो वैसे आप लोगों को कोरिलेशन निकालना आता होगा। आप डिफरेंट टूल्स या सॉफ्टवेयर यूज करते रहे होंगे जिसमें आपने कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म किया। लेकिन आज हम सीखेंगे कि आर में जो है वो कोरिलेशन एनालिसिस जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा कोरिलेशन एनालिसिस है। फर्ज करते हैं कि आज हमारे पास हैं जवाद साहब। ठीक है। जवाद साहब के सुपरवाइजर कहते हैं जी आपने ना कोरिलेशन एनालिसिस निकालना है फाइकस फाइल के। अब जवाद साहब के जहन में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, कौन बताएगा? कोई पार्टिसिपेंट बताएगा? जवाब साहब के माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए? पैकेज। ठीक है। कोरिलेशन एनालिसिस तो आपको पता होगा, क्योंकि अगर आप रिसर्च से आपका तल्लुक है तो फिर आपको पता होगा कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है। हम कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है ये नहीं सीख रहे,
हम ये सीख रहे हैं इस कोर्स में कोरिलेशन एनालिसिस करना कैसे है। ठीक है, तो ये जो है ना वो जरमीना गुल और डॉक्टर अदील अब्बास साहब का जो आंसर है बिल्कुल ठीक है कि इसके लिए मशीन कौन सी रिक्वायर्ड है। जिस तरह आपको जब बायोलॉजी की लैब में कोई टास्क दिया जाता है ना, आपसे कहा जाए कि आप मिनरल की कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं, तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होगा। इसी तरह आर के ऊपर भी जब आपको कोई एनालिसिस अलाट होगा तो पहला क्वेश्चन आपके जहन में ये आना चाहिए कि इसके लिए मशीन कौन सी यूज होगी। तो इसके लिए पैकेज यूज होगी, बहुत सारे पैकेजेस यूज होते हैं इसके लिए, ठीक है, आर के अंदर ना। लेकिन हम जो सबसे आसान है अभी वो सीख रहे हैं, फिर हम मुश्किल भी सीखेंगे। तो सबसे आसान जो पैकेज है उनके नाम है, एक का नाम है साइक, PSYCH, और दूसरे का नाम है फोर्ट प्लॉट। तो फर्ज करें कि माजिद साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि माजिद साहब आप ना फाइकस के ऊपर कोरिलेशन एनालिसिस निकाल के लाएं। माजिद साहब के जहन में फौरन क्वेश्चन आएगा कि सर कोरिलेशन एनालिसिस के लिए मैंने कौन सी मशीन यूज़ करनी है। इनके सुपरवाइजर बताएंगे कि आपने एक पैकेज है साइक, ये भी यूज़ कर सकते हैं, या ये वाली मशीन, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इनको बता दिया कि दोनों में से आप कोई मशीन यूज़ कर सकते हैं। अब माजिद साहब की मर्जी है कि वो साइक यूज़ करते हैं या कोर प्लाट यूज़ करते हैं। माजिद साहब आ जाते हैं, कहते हैं कि पहले साइक लिखा हुआ है, साइक छोटा सा वर्ड है, मे भी ये आसान हो, छोटा सा लिखा हुआ है ना, इसके स्पेलिंग भी ज़्यादा है तो ये मुश्किल हो सकता है। हम ऐसा कहते हैं साइक ही यूज़ करते हैं। तो पहला काम क्या है, माजिद साहब जाएंगे लैब में, वहाँ पे ढूंढेंगे कि साइक मशीन कहाँ पे पड़ी हुई है। हम आ जाते हैं लैब में, स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 पे आए, यहाँ पे है पैकेजेस, पैकेजेस पे क्लिक करें और देखें कि आपकी लैब में साइक पैकेज है या नहीं है, साइक मशीन पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। यहाँ पे सर्च पे आए, यहाँ पे लिखें PSYCH और सर्च करें। ये देखें मेरे पास भी शो हो गया साइक, PSYCH। आप काइंडली सर्च करें और मुझे बताएं यस और नो। नो। जब इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अब हमने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर लिखें साइट, या तो सजेशन दे देगा, ये लिखें ये सजेशन है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। इंस्टॉल, आपके पास रेड डॉट अपीयर होगा स्क्रीन नंबर 2 पे, ये वाला। जब ये रेड डॉट अपीयर हो जाए तो आपने कोई और काम नहीं करना, जस्ट इसका वेट करना है, ठीक है। आर के ऊपर कोई भी काम आपने नहीं करना, आर को डिस्टर्ब नहीं करना जब तक ये रेड डॉट यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही रेड डॉट अपीयर होगा तो फाइनल डिसीजन आपके पास आ जाएगा कि आपका पैकेज जो है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या फेल हो चुका है। तो मेरे पास ये कह रहा है कि साइट पैकेज सक्सेसफुली अनपैक्ड। काइंडली कन्फर्म कीजिएगा कि आपने इंस्टॉल कर लिया। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कन्फर्म कीजिएगा साथ साथ। अगर इंस्टॉल हो चुका है तो डन टाइप कर दें। ओके, अगर किसी के पास कोई इश्यूज आए तो वो काइंडली मुझे बताएं, मैं आपका जो स्क्रीन शेयर कर दूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मशीन तो हमें मिल गई, अब हमने मशीन को ऑन करना। जैसे हम बायोलॉजी की लैब में जाते हैं ना, कोई भी हमें एनालिसिस करना है तो पहले हम उस मशीन को ऑन करते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए हमने करना है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आपने लिखना है पैकेज का नाम, साइट, और इसको रन कर। अब देखिए मेरे पास जो है ना ये साइट
पैकेज एक्टिवेट हो गया, लेकिन इसने एक नीचे वार्निंग दी है मुझे। ये कह रहा है जी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर मास्क्ड बाय पैकेज ggplot2। वो कह रहा है जी साइट पैकेज एक्टिव तो हो गया है, लेकिन इसने क्या किया, कुछ चीज़ों को मास्क कर दिया। अब ये स्पेशली बायोलॉजी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस तरह हमारे पास होता है ना डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स और जीन्स। डोमिनेंट जीन क्या करती है, रिसेसिव एलील के जो उसका इजहार है या उसका एक्सप्रेशन है उसको हाइड कर देता है। सेम इसी तरह ये जो साइक पैकेज है ना, ये डोमिनेंट है। जब ये एक्टिव हुआ, ऑन किया हमने, तो इसने ये जो पैकेज है ना, इसमें ggplot2 में एक फंक्शन है परसेंटेज प्लस परसेंटेज एंड अल्फा, इसको इसने हाइड कर दिया। यानी ये रिसेसिव थे, अब ये वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन अगर आप में से कोई बंदा ये अल्फा या परसेंटेज प्लस परसेंटेज पे काम करना चाह रहे हैं और आपके पास साइक पैकेज एक्टिव है, तो आप नहीं कर सकते। फिर आपने साइक पैकेज को इनएक्टिव करना है। इनएक्टिव करने के लिए आप यहाँ पे साइक पैकेज पे जो इसको अनटिक कर देंगे, तो ये आपके पास इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास साइक पैकेज जो है ये इंस्टॉल हो चुका है और लाइब्रेरी भी हो चुकी है। यहाँ तक आए तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म कर लें, फिर हम जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये स्टेप डन हो चुका है। अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ, जहाँ पे आप एक दो चीज़ें नई भी सीखेंगे आज। यानी कोडिंग के बारे में हम सीखेंगे, कोडिंग होती क्या है। तो आपने परेशान नहीं होना कि हम कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं। कोडिंग कुछ भी नहीं है, जो एनालिसिस के लिए, ठीक है। बाकी कोडिंग जो है वो थोड़ी सी मे भी आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन एनालिसिस वाली कोडिंग आपके लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा, जिस तरह हमने ggplot जब उसको रन किया था, तो उसका एक जनरल फार्मूला था, वो फार्मूला हमने फिल किया था। इसी तरह अ, जब हम साइट पैकेज यूज़ करेंगे, इसका एक फंक्शन है। फंक्शन, अब आपको आइडिया हो गया वह फंक्शन क्या है। जब आप साइट पैकेज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उसके फंक्शन की लिस्ट आपको शो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो फंक्शन यूज हो रहा है कोर डॉट टेस्ट। हाँ, ggplot2 में हमने एक क्यू प्लॉट और एक ggplot दो यूज किए थे। यहाँ पे है कोर डॉट टेस्ट, ये देखिए कोर डॉट टेस्ट। ये साइट साथ लिखा हुआ है, साइट पैकेज का नाम है। ये फंक्शन है और ये आगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। इसका जनरल फार्मूला, आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो जो WhatsApp आपके पास मैसेज आ रहा है वो पैकेज साइट वाज बिल्ट अंडर और वर्जन। तो अच्छा, आपके पास जो है वो 4.2 है। जो WhatsApp का आईडी मुझे बताइएगा।
अगर आपके पास 4.3.2 है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्क्रीन शेयर करें, मैं चेक कर देता। अच्छा 2 है। हाँ फिर आपको जो है ना 4.3.3 इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टार्ट में भी मैंने आपको करवाया था कि आपने 3 जो है ये इंस्टॉल करना है, 2 इंस्टॉल नहीं करना। अगर आपके पास 2 है तो आपने इसको 3 में कन्वर्ट करना है, 3 इंस्टॉल करना है। अच्छा कोड और टेस्ट। अब यहाँ पे हमने ना फाइल का नाम लिखना है। हमारी फाइल है का नाम है फाइकस। अच्छा यहाँ पे अब कोड डिफरेंट है। पहले यहाँ पे हम पहले लिखते थे डाटा इक्वल फाइकस। अब यहाँ पे इसमें इस कोड में आप ओपनली फाइकस लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको रन किया तो उसने हमें एक एरर शो किया। एक्चुअली अभी भी हम जो मेन चीज़ सीख रहे हैं ना वो रीडिंग राइटिंग ही सीख रहे हैं, लेकिन एनालिसिस की सूरत में, ठीक है। तो मेन हमारा फोकस। अच्छा जवाब साहब, जो मिस कोमल के पास ये एरर आया है, काइंडली आप में से कोई एक माइक ओपन कीजिएगा। जवाब साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। तो सर ये चेक करें कि ये आपको एरर दे रहा है, वार्निंग शो कर रहा है, क्या कह रहा सर ये है ये मुझे सर वार्निंग दे रहे हैं। है? लाइब्रेरी हो चुकी है। जी सर। चलें ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपके पास वर्क करेगा भी, ठीक है, लेकिन आपने इसको अपडेट कर दिया। चलें ठीक है ठीक। सर, मैं अपडेट कर लूँगा। हाँ लेकिन ये आपके पास वार्निंग दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन ये वर्क कर रहा है। आप ये कोड रन करें साहब। ठीक है सर। अच्छा जब ये कोड मैंने रन किया ना तो उसने मुझे एरर दे दिया, कोर डॉट टेस्ट फाइकस, ये नीचे लिखा हुआ एरर इन कोर एक्स यूज मेथड इक्वल मेथड एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। ये हमने फाइनल डिसीजन देखना है कि एरर क्या है। जिस तरह वहाँ पे ये देख रहे थे कि उसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। सॉरी, जब एरर आए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, मैं यहाँ पे एरर टाइप भी लिख लेता हूँ जो आपको फेस हो सकते हैं, टाइप ऑफ एरर्स। ये नोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला एरर है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम होगा, जो ऑब्जेक्ट फाउंड नहीं हो रहा उसका नाम होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट नॉट, इसका मतलब है कि एरर कहाँ पे है, हमारे डाटा में, ठीक है। डाटा में एरर है। अगर आ जाए फंक्शन नॉट फाउंड, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा होगा, कौन सा फंक्शन है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट किसी नॉट फाउंड ऑब्जेक्ट पैटर्न गेट नॉट फाउंड। दूसरा एरर है फंक्शन नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि मतलब कहाँ पे है, हमारे पैकेज में। यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, और अगर इंस्टॉल है तो फिर वो लाइब्रेरी में होगा। यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ हो, तो अगर पैकेज इंस्टॉल है तो वो लाइब्रेरी नहीं है। इसके बाद एक और एरर का सामना में करना पड़ रहा है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। ये एक्स क्या है? अगर आप यहाँ पे कॉलम देखें ना, ये हमारे कॉलम को एक्स कह रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास ये सारे कॉलम न्यूमेरिक होने चाहिए, लेकिन हमारे पास ये वाला जो कॉलम है ना इसमें एस लिखा हुआ है, करेक्टर है, ये न्यूमेरिक नहीं है। इस वजह से हमें एरर दे रहा है। और दूसरा कि अगर आपको ना पता चले कि आपका कौन सा कॉलम न्यूमेरिक है और कौन सा करेक्टर है, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे? इस एरर को चेक करने के लिए आपने एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, यानी आपके पास तमाम कॉलम जो हैं वो न्यूमेरिक होने चाहिए। आपने ये फाइल ओपन कर लेनी है। फाइल ओपन करने के बाद
आपने यहाँ पे कर्सर लेके आना है पेटल बिट्स के पास। जैसे आप कर्सर इसके पास लेके आएंगे ना, ये शो कर रहा है कॉलम वन न्यूमेरिक। इसका मतलब कॉलम वन भी न्यूमेरिक है। दूसरे के पास लेके आएंगे, ये भी शो कर रहा है कॉलम टू न्यूमेरिक। तीसरे के पास लेके आए, ये भी शो कर रहा है कि कॉलम थ्री न्यूमेरिक विद रेंज। ये चौथे के पास लेके आए, ये भी शो कर रहा है कि कॉलम फोर न्यूमेरिक विद रेंज। लेकिन जब हम फिफ्थ के पास लेके आते हैं, ये शो कर रहा है कॉलम फाइव करेक्टर। इसका मतलब है यहाँ पे गलती है हमारी फाइल में। हमारे पास जो कॉलम है ना, वो न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए कोरिलेशन एनालिसिस के लिए। कोरिलेशन एनालिसिस के लिए हमारे पास जो डाटा सेट है वो न्यूमेरिक होना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट की तरफ से कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसी एनालिसिस के लिए डाटा कैसे अरेंज करना है। अभी हमने ग्राफ बनाया तो हमने हमारा इसी प्लॉट पे बन गया। अभी हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो हमें कह रहा है जी आपका डाटा न्यूमेरिक होना चाहिए। ये क्वेश्चन है ना। और अगर आप कहें जी हमने पीसीए एनालिसिस करना है, हीट मैप बनाना है, कोरिलेशन करना है, तो उसके लिए हम डाटा सेट कैसे अरेंज करें। सबसे मुश्किल ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के लिए कि डाटे को कैसे अरेंज करें। तो इंशाल्लाह इस पे हमारी पूरी क्लास होगी डाटे अरेंजमेंट के ऊपर कि हम डाटे को कैसे अरेंज करना है। लेकिन अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, अभी हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग और राइटिंग की। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी जो है ना वो पूरी क्लास होगी हमारी, और आप ये चीज़ें सीखेंगे कि हमने डाटा कैसे अरेंज करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे ना हमें जो है ना, या तो हम फाइकस की फाइल पे जाएं, इसको यहाँ पे डिलीट करें। यहाँ पे डिलीट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर आप एक्सेल की फाइल ओपन करें, वहाँ से आप ये कॉलम डिलीट करेंगे। लेकिन जब वहाँ से आप कॉलम डिलीट करेंगे तो आपके डाटे पे फर्क पड़ेगा, आपका डाटे का एक कॉलम ज़ाया हो जाएगा। मे भी आपको वो कहीं और उसकी ज़रूरत हो। तो फिर इस सूरत हाल से बचने के लिए आर आपको यहाँ पे ही प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे भी जो है वो इसको माइनस कर लें। इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे आपने लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉलम -5। यानी मैंने इसको बता दिया कि मैं कॉलम नंबर 5 को माइनस करना चाह रहा हूँ। सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास रन हो गया है। और जस्ट देखें कितना सा कोड मैंने लिखा है, कितना आसान है। देखें, कोर डॉट टेस्ट पाइकस, और इसको बता दिया जी ये वाला कॉलम माइनस कर दो। इसने मुझे एनालिसिस करके दे दिया। ये देखें, कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल के दे दिया है, और प्रोबेबिलिटी वैल्यूज भी जो है इसने फाइंड करके दे दी। काइंडली यहाँ तक कंफर्म कीजिएगा एनालिसिस डन हो गया। कोरिलेशन एनालिसिस हो गया आपके पास। इसमें कोरिलेशन मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है और प्रोबेबिलिटी वैल्यूज क्रिएट हुई हैं। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप डन कर लें। और बात का तो ऐसा होता है कि आप लोग लाइव क्लास तो अटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं मसरूफियत की वजह से लाइव प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो वो पार्टिसिपेंट काइंडली डन टाइप कर दिया करें, ताकि फिर वो आइडिया हो जाता है कि आप लोग जो हैं वो ये स्टेप हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें। ओके, चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, अब आ गया कोडिंग का ना। हम एक छोटा सा कोड करना सीखेंगे, कोडिंग करना सीखेंगे। कोडिंग पहले देख लें कि होती क्या है। कोड वर्ड आपने सुना होगा। कोड वर्ड का मतलब ये है कि आप किसी का ना खुफिया नाम रख लेते हैं, कोई खास नाम रख लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, 5 + 5। मैं इसको रन करता हूँ। ये रन हो गया। ये देखिए मेरे पास आंसर आ गया 10। ठीक है।
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 + 5। देखे ना, दोनों सेम ही है। माजिद साहब जस्ट एक मिनट मुझे दीजिएगा, ये मैं पॉइंट क्लियर कर लूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आतिफ साहब जस्ट एक मिनट, मैं ये पॉइंट क्लियर कर लूँ, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मैट्रिक्स क्या चीज़ बता रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे 5 + 5 किया है और मैं इसको रन करता हूँ। अब इसने मुझे एरर दे दिया, इसने मुझे एरर दे दिया। अब अगर मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ, मैं इसको कह देता हूँ कि IM5 और इसको रन करता हूँ, फिर एरर दे दिया उसने। मैं इसमें अंडरस्कोर लगा लेता हूँ यहाँ पे, ये भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्कोर का मतलब होता है स्पेस। ये जो अंडरस्कोर है ना, इसका मतलब है स्पेस। आर में किसी भी कोड में आप ऐसे स्पेस नहीं दे सकते, किसी नाम में स्पेस नहीं दे सकते। वैसे आप स्पेस दे सकते हैं, जैसे ये टेस्ट है ना, इसमें आप जितनी मर्जी स्पेस दे लें, ठीक है। लेकिन एक नाम जो 2 वर्ड पर मुश्तमिल हो, तो उसको जब आपने लिखना है तो उसको आपने स्पेस नहीं देनी, उसमें अंडरस्कोर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आप रखना चाहते हैं फाइकस 1, तो आपने फाइकस_1 रखना है इसका नाम, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो फिर आपने फाइकस 1 इस तरह रख लें, आपने इसमें स्पेस नहीं देनी, ये याद रखिएगा। और ये आपका जो डाटा कॉलम डाटा सेट है ना, जैसे ये आपको शो हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए मैंने पेटल विड्थ के दरमियान स्पेस आती है, लेकिन इस स्पेस को कवर किया हुआ है हमने अंडरस्कोर से। तो इस तरह जब आपके पास जो ओरिजिनल डाटा सेट होगा, जब आप उसको आर पे एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो आपने उस डाटा में जो ये कॉलम के नाम है ना, इसमें स्पेस की जगह पे आपने अंडरस्कोर लगाना है। अच्छा, अब मैंने इसको कहा जी IM5 और प्लस करता हूँ, देखें क्या आंसर आता है। कोई आंसर नहीं आया। वो कह रहा है जी IM5 नॉट फाउंड। ये कह रहा है जी मेरे पास इस तरह का वोकेबलरी में कोई वर्ड नहीं है। अब हमने कोडिंग करनी है। कोडिंग क्या करनी है, मैं 5 का नाम रख देता हूँ IM5। इसके लिए एक सिंबल यूज होता है, लेस देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनली गौर से सुनिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कोड बनाने जा रहा हूँ IM5 को, ये खुफिया कोड एक बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IM5। IM5, इसका मतलब होता है =5। यानी जिस तरह हम बचपन में मैथ में पढ़ते नहीं रहे कि x = 10 या x = 15, उसका मतलब है जहाँ पे x आएगा हमने उसकी वैल्यू लिखनी है। सेम इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि IM5, इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ 5 के। यानी ये जो लाइन है ना, ये इक्वल है 5 के। मैं इसको रन करता हूँ, ये मेरे पास स्क्रीन नंबर 3 में देखें IM5 के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है। ये है कोडिंग। कोडिंग क्या है, एक कोड का नया नाम रख लेना कोडिंग है, एक कोड को इक्वल कर देना किसी और के, ये कोडिंग है। मैं यहाँ पे इसको ये 5 कर दिया, अब इसको मैं रन करता हूँ, देखें। अब उसने मुझे आंसर दे दिया 10। अब देखें आर के पास ये बात सेव हो चुकी है कोड की शक्ल में। ये मैंने कोडिंग कर दिया, कोड जनरेट कर लिया। ये है कोडिंग बस, ठीक है। यानी इसको मैंने इक्वल कर लिया 5 के। तो इसी तरह ये जो है ना, ये साइक, ये कोड आर टेस्ट, ये वाला टेस्ट, ये कोड है एक। ये हमने नहीं क्रिएट किया, हमने जस्ट इसको यूज करना सीख रहे हैं ना। ये ऑलरेडी आर के पास मौजूद है, ऑलरेडी गूगल के ऊपर मौजूद है। हमने इसको बनाना नहीं है, हमने इसको चलाना है। लेकिन इसके बैकअप पे, जिस तरह ये मैंने लिखा ना IM5, इसके बैकअप पे ये 5 सेव है। अब अगर मैं इस कोड को डिलीट भी कर दूंगा ना, तो इसके बैकअप पे ये फार्मूला मौजूद है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये देखें ये रन हो रहा है, ठीक है। मैं अगर मैं लिखता हूँ IM5
प्लस 10। अब देखें, ये इसका आंसर आ रहा है 15। देखिए मैंने यहाँ पे तो मैं ये लिखा है M5, लेकिन आर को पता चल गया कि इसके बैक पे कोड क्या है, 5। इसी तरह ये कोड डॉट टेस्ट, ये एक वर्ड है जो हमें शो हो रहा है, लेकिन इसके बैकअप पे कोरिलेशन का, अगर आप लोगों ने स्टैट पढ़ी हो ना, कोरिलेशन का जो फार्मूला है, तो उसके बैकअप पे फार्मूला चल रहा है इसका। ये हमारे पास कोड शो हो रहा है, कोड डॉट टेस्ट। होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी कि कोडिंग क्या है, पर अगर नहीं भी हुई तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप जब भी फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो अभी हमारे पास बहुत सारे दिन है। इंशाल्लाह आप एट द एंड आप जो है वो 100% सेटिस्फाइड होंगे। अच्छा, अगर ये आपको अभी समझ नहीं आई तो इस पर आपने परेशान नहीं होना, इसको अभी इग्नोर कर दें। तो अभी हम कोडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। कोडिंग क्या है, ये इस पूरी लाइन को मैं एक नया नाम अलाट करने लगा हूँ, यानी इसकी कोडिंग करने लगा हूँ, ठीक है। लेस देन, माइनस साइन, बस ये आपने याद रखना है, लेस देन माइनस साइन। और अगर आपको कोडिंग का लफ्ज मुश्किल लगता है, आप बस ये कह लो कि इसका हमने एक नया नाम रखना है, इसका एक नया नाम रखना है। मैं इसका नया नाम रख लेता हूँ, एक्स रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। जिस तरह मैट्रिक में पढ़ते रहे ना, x = 10, x = 20, हम ये कह रहे हैं कि x = ये। तो जब x कहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये वाला पूरा कोड हमारा शो होना चाहिए वहाँ पे। जिस तरह अभी मैंने 5 किया ना इक्वल, वो सारा कोड जब रन किया तो 5 को उसने प्लस किया सिर्फ। अब मैं इसको रन करता हूँ, एक्स, ये लेस देन माइनस, इसका मतलब होता है इक्वल। ये आप नोट कर लें, बेशक मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। लेस देन माइनस, इसका मतलब है इक्वल। लेकिन यहाँ पे आपने ये वाला इक्वल यूज नहीं करना, क्योंकि ये वाला इक्वल और बहुत सी जगहों पे यूज होगा, इसलिए ये मिस अंडरस्टैंडिंग होगी आर के लिए, आर कंफ्यूज होगा। कोडिंग के लिए आपने जस्ट ये लेस देन माइनस, इसका मतलब है इक्वल, ये वाला साइन आपने यूज कर। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए मेरे पास एक्स के नाम से कोड क्रिएट हो गया स्क्रीन नंबर 3 पे। एक्स के नाम से एक कोड क्रिएट हो चुका है स्क्रीन नंबर 3 पे। आपके पास भी ये क्रिएट हो चुका होगा। ओके, मेरे ख्याल है वहाँ पार्टिसिपेंट को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कोडिंग हमने कैसे करनी है, ठीक है। कोडिंग के लिए जस्ट लेस देन माइनस का साइन आपने यूज करना है और उसका आपने कोई नाम रख लेना। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स को रन करता हूँ, ये देखें यहाँ पे एक्स लिखता हूँ, खाली एक्स लिखा है, और एक्स को रन करता हूँ, ये देखिए मेरे पास टेबल आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा कोड जो है ना, ये एक्स के नाम से सेव हो गया हमारे पास। ये कोडिंग है। जिस तरह ये कोड डॉट टेस्ट है ना, इसके बैकअप एक फार्मूला है, इसी तरह अब ये एक्स के बैकअप है। अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ ना, ये इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं जस्ट एक्स को रन करता हूँ, ये देखें, ये टेबल हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास कोड डॉट टेस्ट के बैकअप पे एक फार्मूला था, इसी तरह अब एक्स के बैकअप पे हमारे पास एक कोड है जो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। हम इसको एक्स को रन करते हैं, वो रन हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको दोबारा वापस उसी कंडीशन में ले आता हूँ। अब डॉलर साइन का मतलब आपको पता है क्या है। अब ये हमारे पास एक फाइल क्रिएट हुई है एक्स वाली में। अगर एक्स के बाद आप डॉलर साइन लगाएंगे तो एक्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास शो हो जाएंगी, जितने भी टेबल्स इसमें क्रिएट हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाह रहे हैं जी, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये जो आर है ना, स्मॉल आर, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए, इस पर क्लिक करें, ये एक्स डॉलर साइन आर, और इसको रन करें। अब ये आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट का टेबल क्रिएट होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि पी वैल्यू का टेबल क्रिएट करें, आप अगेन यहाँ पे एक्स टाइप करें, डॉलर साइन, और यहाँ पे पी वैल्यू, ठीक है, ये पी वैल्यू, इसको रन करें। ये आपकी पी वैल्यू आ जाएगी, ये बताएगा कि आपके डाटे के अंदर सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है या नहीं, ठीक है। फिर आप चेक करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड एरर, एक्स डॉलर साइन, ये एस ई, ये वाला स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है। बाकी भी चीज़ें जो हैं वो अगर आपको रिक्वायर्ड हैं कि थीसिस से या आर्टिकल से रिलेटेड हैं, तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का टेबल भी क्रिएट हो गया। अब आप इस टेबल को कॉपी करके
वर्ड पे लेके जा सकते हैं। इसको कॉपी करें यहाँ से, आप इसको वर्ड पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड ओपन करें, यहाँ पे इसको कहीं पेस्ट कर लें। ये देखिए, ठीक है, ये आपके पास टेबल यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आप इसको टेबल फॉर्म में जिस तरह मैनुअली इसको चेंज कर लें, एडिट कर लें। अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया डन। अब हम बनाना चाह रहे हैं इसका प्लॉट। यानी माजिद साहब ने ये टेबल सुपरवाइजर को चेक करवा लिए। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करेंगे, कोरिलेशन प्लॉट भी बना के लाएं, जो ये शो कर रहा हो कि जिसमें सिग्निफिकेंट पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन भी शो हो रहा हो। ये टेबल छोड़ें, मुझे टेबल से नहीं समझ आ रही, मुझे टेबल काफ़ी लेंथी है। आप जस्ट ग्राफ बना के लाएं, मैं ग्राफ से देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक और लाइन टाइप करते हैं ग्राफ के लिए, पेयर्स डॉट पैनल। ये भी देखें साइक का फंक्शन है, ये देखें साइक पैकेज साथ शो हो रहा है साइक। इसका मतलब है ये भी साइक का फंक्शन है। इस पर क्लिक करें, यहाँ पर गेन फाइल का नाम देना है फाइकस। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमने -5 करना है, क्योंकि कोरिलेशन के लिए -5 रिक्वायर्ड है। ठीक है, -5, और इसको रन कर दें। ये देखिए, हमारे पास जो है वो कोरिलेशन प्लॉट ड्रा हो गया। जस्ट क्या किया हमने, एक लाइन लिखी, बल्कि एक लाइन भी पूरी नहीं, 3 वर्ड लिखी, एक पेयर डॉट पैनल, फाइकस और -5। हमारे पास जो है ये इस तरह का प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। अच्छा, यहाँ पे अब एक इशू ये है कि अब ये माजिद साहब लेके गए हैं इसको अपने सुपरवाइजर के पास, और इनके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन भी शो कर रहा है, नेगेटिव भी शो कर रहा है। कुछ वेरिएबल का इसके साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है, मसलन पेटल विड्थ का पेटल लेंथ के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है, पेटल विड्थ का सेपल लेंथ के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है, पेटल विड्थ का सेपल लेंथ के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। यानी कुछ पैरामीटर के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है और कुछ का नेगेटिव कोरिलेशन है। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा, क्या ये नेगेटिव जो है ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट के लिए हमें पी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पी वैल्यू के स्टार्स रिक्वायर्ड हैं। हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, कॉमा स्टार्स इक्वल, यहाँ पे हम लिखते हैं पी। ये देखिए, अब इसके साथ जो है वो स्टार भी अपीयर हो गए। इसको कॉपी करें और अगेन ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक डन कर लें। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये टी का मतलब क्या है। टी का मतलब है ट्रू। दो वर्ड यहाँ पे यूज होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है यस, टी का मतलब है यस, फॉल्स का मतलब है नो। अगर आप यहाँ पे स्टार शो नहीं करवाना चाह रहे, आप एफ लिख दें। एफ का मतलब है नो, और उसको रन करें, लेकिन स्टार डिसअपियर हो गए हैं। और अगर आप यहाँ पे शो करें कि यस, सॉरी, टी, तो यहाँ पे स्टार जो है वो शो हो रही है। अच्छा, मैं स्क्रीन लॉक कर रहा हूँ। जिन पार्टिसिपेंट के पास इश्यूज आ रहे हैं काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिए।
सबसे पहले नाजिर साहब का नाश्ता है। भाई साहब आपका इशू रिजॉल्व हो गया है या स्टिल एरर ही है? सर मेरा जो नेट वो डिस्कनेक्ट हो गया लैपटॉप वाला, तो मोबाइल से कनेक्ट किया, इस वजह से शायद मैं स्क्रीन न शेयर कर सकूं। ओके, स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर भी इशू का पता चलेगा। आपने ना यहाँ पे लिखा था कोड डॉट टेस्ट डिफॉल्ट, ये क्या चीज़ है? असल में आपने फार्मूला गलत लिखा हुआ है। ये अगर आप स्पेलिंग चेक करें ना, CORR है कोड, आपने COR लिखा हुआ है। भाई साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर बिल्कुल। आपने ना ये ये देखें सर। अभी ये इसने स्क्रीन शेयर किया, तो लाइन नंबर 9 जी पे जी। देखें इनकी स्क्रीन पे ना, CORR कोड डॉट टेस्ट। ओके ओके आप सर, ओके आपका सर। फार्मूला गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जी मैडम, क्या इशू आ रहा है आपके पास? सर ये अनएक्सपेक्टेड एरर है। आपने ना फाइकस के बाद माइनस क्यों लगाया है? लाइन नंबर 16 पे। ये -5 के साथ है ना अंदर कॉलम के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। यस, ऊपर देखें ना, ऊपर आपने सही लिखा हुआ है लाइन नंबर 9 पे। क्रिएट हो गया। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, और किसी के पास इशू आ रहा है? ओके, अगर किसी पार्टिसिपेंट का भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आखिरी क्लास जो है हमारी यहाँ तक की थी। कल इंशाल्लाह हम फोर प्लॉट को यूज़ करेंगे और कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करना सीखेंगे। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। 10 मिनट। अच्छा, ये ग्राफ रीड कैसे कर, ग्राफ को रीड करने के कुछ मैं आपको एडवांस टूल भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। एक्चुअली ये कोरिलेशन एनालिसिस का ग्राफ है, और कोरिलेशन का मतलब ये है कि एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर के साथ क्या रिलेशन है। मसलन ये आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, तो मेरे पास ये है पेटल विड्थ, ठीक है। के साथ ही उसकी और एनालिसिस है, छोटे मोटे रिग्रेशन वगैरह की। इनकी भी हमें जरूरत नहीं है, हम जस्ट इसको अभी कोरिलेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी का प्लॉट भी मैंने दे दिया, और भी छोटे सारी चीज़ें मैंने दे दी है ना पॉइंट्स में। ग्रुप डिफरेंशिएट कर दिया है। अगर ये हम एक्सप्लोर करना चाहें तो हम इसको 1 बाई 1 करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी ये डिफरेंट हमें बता रहा है कि इस पॉइंट से ही चीज़ें दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रही हैं। लेकिन अभी हमने इसकी तरफ नहीं जाना, हम इसको कोरिलेशन पे आते हैं, क्योंकि अभी मेन टॉपिक हमारा कोरिलेशन का है। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन शो कर रहा है ना, पेटल विड्थ और पेटल लेंथ, ये देखें इस तरह, पेटल विड्थ पेटल लेंथ, पेटल विड्थ सेपल विड्थ, पेटल विड्थ सेपल लेंथ। यानी ये वाला जो है ना, पेटल विड्थ और सेपल लेंथ का जो आपस में रिलेशन है ना, ये पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंट है। ये 3 स्टार बता रहे हैं सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई टेक्निक यूज करके किसी पौधे की पेटल लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, तो पेटल विड्थ उसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाए, पेटल विड्थ सेपल विड्थ, इनका आपस में नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पेटल विड्थ को इंक्रीज कर लेते हैं किसी तरीके से, तो सेपल विड्थ जो है ये डिक्रीज हो जाएगी इसकी। एक चीज़ को इंक्रीज करेंगे, दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। तीसरी बात,
पॉइंट पे आए तो ये गेम शो कर रहा है पार्शियल कोरिलेशन। का मतलब ये है अगर हम सेपल विड्थ को इंक्रीज करेंगे, सेपल लेंथ सॉरी पेटल विड्थ को इंक्रीज करेंगे, इसकी सेपल लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो ये भी बेसिक चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ये में भी आपको जब आप पेपर रीड करेंगे तो वहाँ से भी आपको गाइड मिल जाएगी। और अगर वहाँ से आपको गाइड ना मिले तो अभी हम चैट जीपीटी भी यूज़ करेंगे, उसको भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे एआई को। तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि उसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। मसलन अगर मैं आपके सामने ये पिक है, इसको कॉपी करता हूँ और इसको चैट जीपीटी में डाल देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उससे कहता हूँ कि प्लीज़ एक्सप्लेन। ये आपको एक्सप्लेन कर देगा इमेज की कि इस इमेज में क्या क्या है। फिर आप उसको आपको इसका स्केच मिल जाएगा, फिर आप उसको अपने वर्डिंग में जिस तरह मर्जी इसको लिख लें। ये देखिए कह रही है मैट्रिक्स ऑफ स्कैटर प्लॉट एंड हिस्टोग्राम often called a pair plot and scatter matrix। ये सारी उसने डिटेल आपको बता देगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ जैसे कंप्लीट करती हूँ। यानी इसने आपको पूरा गाइड कर दिया है कि आपने इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। ये स्टार का भी बता रहा है कि स्टार क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो जैसे पी वैल्यू के लिए इसने बताया कि स्टार पी वैल्यू के लिए यूज हो रहा है। हाँ, नेगेटिव स्टार वैल्यू का मतलब है अगर वो नेगेटिव वैल्यू के साथ है ना स्टार, तो नेगेटिव का मतलब है कि स्टार का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव, स्टार का मतलब है सिग्निफिकेंट। अगर ये देखें ये वाली जो वैल्यू है ना सैपल में, ये माइनस है लेकिन स्टार के बगैर है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इस पर डाउट है। आप सैपल लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो मे भी सैपल लेंथ इंक्रीज हो, मे भी ना हो, इसमें डाउट है। ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी, लेकिन जिसके पास स्टार आ जाना है उसमें अगर प्लस है तो प्लस में जाना, माइनस है तो माइनस। ये डॉलर ये इसको मैंने रिपीट कर देता हूँ। डॉलर साइन, अब ये देखें एक्स के नाम था ना, मैंने यहाँ पे फाइल सेव की है, इसमें सारी चीज़ें सारी चीज़ें। और मुझे जो है ना आपका मैसेज आई थी पीएम की वैल्यू जब आप अलावा अप्लाई करते हैं तो मुझे पी वैल्यू जिसकी डेट की आप बताते हैं कि आपको जो रिजल्ट है तो जिसकी का बता रहे हैं मुझे पता चला है पी वैल्यू क्या पी वैल्यू अगर तो पी वैल्यू 0.001 क्या करता है तो हम लोग सारी इसमें डिटेल देगी। आप उसे रीड कर लेंगे और आइडिया होगी लेकिन आप तो ये डॉलर साइन के बाद आप जब देखते हैं उसके बाद डॉलर साइन तो आपका क्लिक करना है जाएगी इस फाइल में जीरो से शुरू है। इसमें ये टेबल ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या है, ये नंबर ऑफ फ्री वैल्यू है, फ्री वैल्यू है, ये सारी चीज़ें स्क्वायर से दी गई है। ठीक है, अभी जस्ट आप जब देख रहे हैं लेकिन ये जब आप एनालिसिस करेंगे ना इसमें आपको वो करके रिजल्ट करेगा कि आपने प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है।
आपको कहा जाता है कि आप जैसे पेपर अनोवा निकाल करें। अब आपने ऐसे नहीं आ जाना कि इसके डाटा बेस में अनोवा लगाने नहीं, अनोवा लगाने से पहले आपके पास कुछ अनोवा के बारे में पहले नॉलेज है। वो नॉलेज आपने कैसे ठीक करना है, उसमें नॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि मैं जो आपको बताता हूँ। तो जब आपको कहा जाए कि आपने अनोवा लगाना, तो अनोवा के लिए पहला स्टेप, पहला क्वेश्चन आपके पास ये होना चाहिए कि उसके लिए डाटा कैसे अरेंज करें। तो दूसरा स्टेप आपके पास होना चाहिए कि इसके लिए पैकेज क्यों चाहिए होते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप, अनोवा की टाइप से हमें कौन सा कौन सा अनोवा लगेगा, बर्गर अनोवा लगेगा, पीले अनोवा लगेगा या फिर कैसे लगेगा। सारी सारी चीज़ें हम लगाना की गाइड करेंगे और रिव्यू नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन। वेरी सॉरी, एक्चुअली माइक की तार थोड़ी शायद लूज थी, इस वजह से। अब क्लियर है आवाज़? काइंडली चेक कीजिएगा, आवाज़ क्लियर है? ओके। आई थिंक बाकी आवाज़ में भी शायद डिस्टर्ब बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग होगी, तो वो आप सुन लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है और तो काइंडली बता दीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है, अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। और काइंडली अगर पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं जिनका इशू था RQC का, पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा RQC, तो वो काइंडली जो है वो मैसेज कर सकते हैं। हाँ, ये पेयर डॉट पैनल ये फंक्शन है ना, पेयर डॉट पैनल्स ये फंक्शन का नाम है। जिस तरह क्यू प्लॉट था ना, जी प्लॉट, इस तरह पेयर डॉट पैनल्स ये फंक्शन है। इस फंक्शन को यूज़ करके हम इस तरह का प्लॉट ड्रा करेंगे। ये पेयर डॉट पैनल का प्लॉट है, ठीक है। इस तरह का प्लॉट ड्रा करने के लिए आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, पेयर डॉट पैनल्स। बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।